नमस्कार। हम उत्तराखंड एलटी के 2014 के पेपर को सॉल्व करे थे, जिसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन टू रेग्रेशन लाइन्स इज थीटा देन। अगर एक्यूट एंगल दो रेग्रेशन लाइन के बीच थीटा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं रेग्रेशन एंगल जो होता है, दो रेग्रेशन लाइन के बीच का जो एंगल होता है टेन थीटा इजगल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है रेग्रेशन कोफिशिएंट है और थीटा ये एक्यूट एंगल हो, तब हम इसे सॉल्व करें। अगर हम जानते हैं अगर दो सेम क्वांटिटी है तो उन दोनों सेम क्वांटिटी के बीच का जो एम होता है अर्थमेटिकल मीन, वो जियोमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है। और अर्थमेटिकल मीन अगर हम निकालते हैं तो अर्थमेटिकल मीन निकलता है सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल जीएम जो निकालते हैं वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बीच का जो ज्योमेट्रिकल मीन है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में 2। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये इसे इधर लेके जाएं तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा 1/2। और अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो जो टेन थीटा होगा वो टेन थीटा हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r। यहाँ देख रहे हैं टेन थीटा जो है 1 माइनस आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और ये भी ग्रेटर देन है, अगर साइन ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो सॉरी टेन ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो टेन भी नहीं हो, साइन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये गिवन है। और इसके लिए टेन के लिए ये ऑप्शन आ रहा है। यदि हम इस टेन से साइन को फाइंड करें तो ऑप्शन आएगा ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिपथ में तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। परिपथ में कब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका में लिखा हुआ है पी क्यू और आर। पी क्यू आर बंद होने चाहिए, पी क्यू आर खुले होने चाहिए, सदैव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पी क्यू आर बंद होने चाहिए। बंद होने का मतलब है जब ये बंद होंगे तो ही इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सिम्पसन के सिद्धांत द्वारा बाय सिम्पसन रूल taking n is equal to 4 the value of integral 0 to 1 upon 1 plus x square dx is equal to सिम्पसन रूल से n is equal to 4 लेने के बाद आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ है बाय सिम्पसन रूल n is equal to 4, n is equal to 4 लेना है। अगर हम सिम्पसन रूल लिखें, इंटीग्रेशन a to b fx लिखें, या उसे मैं snx मान लूँ, ये आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल sn इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में 3, और जो इंटीग्रेशन आएगा f x0 प्लस 4f x1 प्लस 2f x2 प्लस 4f x3। इसी प्रकार अल्टरनेट 2 आएगा फिर, और अल्टरनेट आते चले जाएंगे। तो इसे अगर मैं लास्ट टर्म इसका लिखूं तो 2f(x(n माइनस 2 लिख सकते हैं, 4f(x(n माइनस 1 और xn f(x(n)। ये पूरा जो फॉर्मूला है वो आपका सिम्पसन रूल का है। इन्होंने बोला है जो कि डेल्टा x जो है जो n है वो 4 लेना है, और डेल्टा x जो होता है यहाँ पर डेल्टा x होता है लिमिट b और a अगर लिमिट हो, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन a to b f(x) ds। इसे मैंने sn मान लिया, तो ये a to b अपॉन में n। अभी n इज इक्वल टू 4 लिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम डेल्टा x निकाल देते हैं। कुछ बुकों में इसे h भी लिखते हैं डेल्टा x को,
डेल्टा एक्स अगर हम निकालें तो b 0 to 1, तो 1 माइनस अपॉन में 4, तो यानी कि 1/4। तो उस हिसाब से आपके जो इंटरवल बनेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये हम ले लेते हैं यहाँ पर x, और ये आपका एफ एक्स आपका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले 0 होगा, अगला जो होगा 1/4, क्योंकि 1/4 से 0 to 1 को डिवाइड करना है इस इंटरवल को, 1/2 और 1/3/4, और एक लास्ट होगा 1। अब 0 पर इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 आएगा, 1/4 पर इसका वैल्यू निकालेंगे 1/4, यानी कि 1/16, यानी कि 17, और 16/17, 16/17। इसी प्रकार 1/2 अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 यानी कि 1/4, 4/5 हो जाएगा, 4/5। 3/4 पर 3, यह आ जाएगा आपका 16/25, और 1 पर 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2। यहाँ पर अगर आप देखें इस इंटरवल, इस फॉर्मूले में जो f0 है वो आपका 1 है, और fn जो है 1/2 है। तो ये प्लस ये और इनके साथ 4 2 4 इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका, मैं ऐसा नहीं लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है आपका 1/4 है, तो 1/4 और 3 यहाँ होता है, तो 1/12। अब इसे सॉल्व करें, 1 प्लस इसके साथ 4 आएगा, 16 चौका 64/17 लिख सकते हैं हम, प्लस 4 आ गया 2, 8/5 प्लस 16, 4 2 4, 16 चौका 64 आएगा, फिर ये 64/25 और प्लस 1/2। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें। जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1/12। इनके वैल्यू हम पुट कर लेते हैं पॉइंट में, 1 प्लस, जब 17 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3.76, 1.6, और इससे इसे कैंसिल करने के बाद आएगा 2.56, और प्लस जो नेक्स्ट है 0.50। अब इन्हें ऐड करते हैं तो 1/12, ये ऐड करने के बाद हमारा आएगा 9.42, और 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.785। तो इसलिए ये जो Sn है इसका जो वैल्यू आया है 0.785, तो ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग LP प्रॉब्लम्स z इज इक्वल टू 2x माइनस 10y, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल -5, x एंड y ग्रेटर देन 0, z का वैल्यू बताना है मिनिमम के लिए। तो इनमें से कौन सा होगा, चाहिए सॉल्व करते हैं इसे। हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अगर इस इक्वेशन के, ये ओरिजिन से पास होगी, सॉरी ये ओरिजिन है यहाँ पर, और इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, पहले इसमें देख लेते हैं जो इसका जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ होगा। x, अगर इसे ऐसे लिख दूं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल y, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल y, तो x ग्रेटर है, तो इसका मतलब है जो इसका फिजिबल रीजन है वो इस लाइन के x एक्सिस की ओर है, मतलब ये इसका फिजिबल रीजन है। और इन दो लाइनों के लिए तो ये लाइन है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो इस लाइन के इधर होगा और इसके इधर होगा फिजिबल रीजन। अब बची ये लाइन हमारी x माइनस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल -5। अब x, अगर x 0 रखता हूं मैं तो y मेरा आएगा 5, और अगर
y0 करता हूँ तो x जो आएगा वो आएगा -5। तो ये पॉइंट हमने निकाल लिए। तो -5 मान लेते हैं यहाँ हो, -5,0 ऐसे ही मान लेते हैं हम। और जो दूसरा 0, सॉरी x0 रखा है 1 आएगा, सॉरी ये 1 होगा, ये 1 होगा 0,1। तो 0,1 हम मान लेते हैं यहाँ है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये पास हो रही है इन दो पॉइंट से। आप इसे उससे बनाएं स्केल से, और ये यहाँ कट करें। अब इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब ओरिजिन की ओर होगा। या आप ऐसे भी रख सकते हो 0 0, ओरिजिन रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे x0 y0, तो 0 -0 ग्रेटर देन एंड इक्वल -5। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये इस रीजन में है, तो ये जो होगा इससे दूर होगा, सॉरी ओरिजिन से दूर की ओर, यानी कि इसके इधर। तो जो फाइनल कॉमन रीजन आ रहा है हमारा इसके इधर आ रहा है, ये है। तो ये इसका फाइनल कॉमन रीजन है। अब ये पॉइंट इसका क्योंकि अनबाउंडेड है तो लोवेस्ट पॉइंट पर निकालेंगे। लोवेस्ट पॉइंट ये क्या होगा, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें तो ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को सॉल्व करके। तो पॉइंट ए जो निकलेगा, देखो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। जब x ये है x बराबर y मान लो और x -5y बराबर -5 मान लो, तो x इजकल यहाँ पर रखेंगे हम y की जगह पे, x रखेंगे तो ये हो जाएगा x -5y, तो माइनस के 4/5। तो a जो आएगा आपका 5/4 आएगा, और x आपका 5/4 है और y भी आपका 5/4 ही होगा। यानी कि a पॉइंट जो है हमने फाइंड कर लिया। अब इस a पॉइंट पर ही हम इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अनबाउंडेड है, आगे के पॉइंट देखने ही नहीं है हमें। तो z मिनिमम z 2x कितना है 5/4 -10 5/4, तो ये हो जाएगा आपका 10 -50/4, यानी कि -10। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। इन ए ग्रुप a⁵ b⁴ इजकल टू e एंड ab इजकल टू ba³ देन a² का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है a⁵ b⁴ इजकल टू e, ab इजकल टू ba³, a² आपको फाइंड करना है। तो a² को ही अगर आपको फाइंड करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसे a² इजकल टू, इसे अगर मैं इस प्रकार से लिख लूँ a को अलग करके ab ग्रुप में, और ab का जो वैल्यू है ba³, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ba³ होगा, और इसे फिर एसोसिएट करें तो a³ और ab का वैल्यू ba³ अगेन यहाँ रखेंगे ba³ और a³, तो ba⁶ हो जाएगा। लेकिन ba⁶, तो एक काम करते हैं ba अलग कर लेते हैं और a⁵ अलग करते हैं, और a⁵ का वैल्यू कितना है e, तो ba e अर्थात ba। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ba। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 2 लीटर नाइट्रोजन एट 22.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट एंड 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो आपको नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको फाइंड करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्योंकि हम जो जानते हैं PV इजकल टू nRT या μRT, और अगर मैं यहाँ से P आप देख पा रहे हैं 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 22.4, और इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करें 1.01 इंटू 10⁵, और V आपको गिवन है 2 लीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे 2 इंटू 10⁻³ इजकल टू NR। R का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट है 8.31, और T 273 केल्विन
3 केल्विन। यहाँ से n अगर फाइंड करें तो ये आ जाएगा 22.4 और 3 से माइनस करते हैं 2, ये बचेगा 2, 2 की पावर 2 बचेगा, पावर 2 की गुना इससे करेंगे 101 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 अपॉन 8.31 इंटू 273। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n इजकल टू 1.999 ऐसा आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं n इजकल टू 2 अप्रोक्स। और n इजकल टू जो होता है यानी कि म्यू या n इजकल टू जो होता है m अपॉन m। m जो है यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो m का जो वैल्यू है वो 14 होगा नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा m अपॉन 14 इजकल टू 2। तो जो मास होगा नाइट्रोजन का वो हो जाएगा 28 ग्राम। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 28 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ जो होता है डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज इमेसिव पावर। पूर्ण कर्षण पिंड की उत्सर्जन क्षमता जो कितनी होती है? तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी इमेसिव पावर यूनिटी होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5 द एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम। एस एच एम का एम्पलीट्यूड आपको बताना है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो एस एच एम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेव वेलोसिटी है और पार्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी, उनके बीच एंगल कितना होता है? वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो आंसर जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल इक्विवेलेंट 264 ऑक्टल नंबर का। तो आपको डेसिमल बताना है इस ऑक्टल का। तो इस ऑक्टल का डेसिमल के लिए इसे इस प्रकार करेंगे, 264 है, ये ऑक्टल में गिवन है, तो इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 और इधर से पावर लिखना शुरू करेंगे 0 1 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 64 128 48 और प्लस 4। जब ऐड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 128 प्लस 48 प्लस 4, ये आएगा 180। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 180। 264 ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट हो गया आएगा 180। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 142, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी ऑफ 3 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए वर्टिस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के शीर्ष पर रखे 3 बराबर कणों का गुरुत्व केंद्र, जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके केंद्रक पर होता है, अर्थात ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? वो पैराबोला होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पैराबोला यानी कि परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। इनका मोमेंटम इक्वल है। द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जीज का आपको रेशो बताना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। चूंकि हम जानते हैं k इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर होता है। अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं m k 1/2, ये हो जाएगा m v का होल स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जो k है m k इज कांस्टेंट। तो यहां पर k 1/m यानी कि k1/k2 इज इक्वल टू m2/2
m1 और m2 कितना है आपका 4m और ये m, तो 4m अपॉन m यानी कि 4/1 यानी कि 4:1। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसे कांस्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि p जो था इक्वल मोमेंटम दिया था क्वेश्चन में, तो 4:1 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 145 sec x अपॉन अंडर रूट कोस एक्स dx। इसका आपको, इस इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू बताना है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। sec x अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos x का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, cos 2x का, सॉरी, sec x अपॉन अंडर रूट, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अभी देखें आप, यहाँ से cos कॉमन अगर लें तो cos, बाहर cos आएगा और वो cos sec के साथ हो जाएगा, तो sec स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ तो 1 आएगा, और साइन अपॉन cos यानी कि tan स्क्वायर एक्स dx। और अगर अब इस tan को t मानते हैं तो sec चला जाएगा, तो अर्थात अगर इस tan को t मान लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन dt, ये हो जाएगा। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स t और t की जगह tan रखेंगे, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा साइन इनवर्स tan x। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a² b²। देखो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें a क्रॉस b, तो इसे लिखेंगे ए बी साइन स्क्वायर थीटा और इसे लिखेंगे ए बी कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए बी कॉमन आएगा, a² b² कॉमन आएगा, तो a² b² और ये यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 और अपॉन में 2a² b² है, क्योंकि मोड स्क्वायर है तो मोड में होगा, ये कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा 1/2। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन। जो ध्वनि की गति है नियत ताप पर निर्भर करती है, ध्वनि की गति नियत ताप पर किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम जानते हैं जो v स्पीड जो होती है न्यूटन लॉ से, गामा p अपॉन रो, p प्रेशर है, रो डेंसिटी और गामा इज इक्वल टू cp अपॉन cv। उन्होंने पूछा है जो क्वेश्चन में, वो ये पूछा है कि नियत ताप पर ध्वनि की गति निर्भर किस पर करती है, नियत ताप पर, तो ये तो कांस्टेंट होता ही है। अगर मैं यहाँ देखूं pv बराबर म्यू RT और म्यू को pv बराबर m, यदि यहाँ से p अपॉन m लिखूं, p अपॉन v अपॉन m RT अपॉन m, और ये जो होगा वो हमारा रो होगा, तो सॉरी v अपॉन m जो होगा 1 रो, तो ये हो जाएगा p अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन m। और RT अपॉन m ये क्या है, कांस्टेंट, तो p अपॉन रो भी, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। तो गामा पहले से ही कांस्टेंट था और p अपॉन रो ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो यानी कि v जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, v जो होगी कांस्टेंट होगी, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है द ट्यूनिंग फ्रॉन्क वाइब्रेट विद 2 बीट्स इन 0.4 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉन्क इज। इस फ्रॉन्क की आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, और जो 2
2 बीट करता है कितने सेकंड में, 0.04 सेकंड में। तो अगर इसकी हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है तो न्यू इजिकल टू n/t, और n हमारा 0.04 अपॉन में 2 2/4 होगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसे सोल्व कर सही कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2/0.04 अर्थात 50 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r है। अबाउट द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज लेइंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे हम, I इक्वल टू ICM प्लस m r स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास जो 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 CM के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर किसी भी सिलेंडर का, और m उसका मास है और r उसका रेडियस है। तो ये फाइनल सॉल्व करके आएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। द टेंशन इन ए गिवन इन द स्प्रिंग इज, इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, यहाँ 5 न्यूटन है, यहाँ 5 न्यूटन है, तो इसका जो टेंशन होगा वो 5 न्यूटन ही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 151 है, इक्वेशन 1/r इजिकल टू 1/8 प्लस 3/8 cos थीटा रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगल हाइपरबोला एन एलिप्स। क्वेश्चन 151 है, इक्वेशन 1/r इजिकल टू 1/8 प्लस 3/8 cos थीटा रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगल हाइपरबोला एन एलिप्स ए पैराबोला। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जो इक्वेशन होती है 1/r कॉनिक सेक्शन का 1 प्लस ई कॉस थीटा होती है, और यदि ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ये हाइपरबोला होता है, और ई का जो वैल्यू है अगर इजकल टू 0 होता है तो उसे सर्किल बोलते हैं। ई इजकल टू 1 होता है तो इसे हम पैराबोला, और इज 1 और 0 के बीच में होता है तो इसे जो बोलते हैं हम वो होता है इलिप्स। तो इस इक्वेशन में देखें, अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन आएगी मेरा 8/r इजकल टू 1 प्लस 3 cos थीटा, और यहाँ पर जो ई का वैल्यू है वो 3 है जो कि 1 से बड़ा है। तो इसलिए ये जो आंसर होगा वो हाइपरबोला होगा, या हाइपरबोला। तो यदि इक्वेशन इस तरह की नहीं गिवन है, ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इजकल टू 0 है, तो इसमें h a और b को देखकर हम बता सकते हैं इक्वेशन को। तो इसकी कंडीशंस आप देख लेंगे जरूर, अगर इक्वेशन ऐसी आई तो इसकी कंडीशन देखें आप। नेक्स्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पैराबोला y बराबर x² द पॉइंट एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन y इजकल टू 2x माइनस 4। क्वेश्चन ये है, इस पैराबोला से इस स्ट्रेट लाइन का जो लीस्ट डिस्टेंस है वो पॉइंट बताना है। तो यदि मैं इस पैराबोला पर एक पॉइंट मान लेता हूं तो वो पॉइंट जो है x, ऐसा करके लिख लेते हैं x, y, और x तो x है और y की जगह हम x² लिख लेते हैं, और ये इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन से निकालें हम, वो डिस्टेंस में d मान लेते, सॉरी h मान लेता हूं, चलो h इस पॉइंट का y से
इस लाइन से और एक लाइन से डिस्टेंस जो कैसे निकालते थे हम, h इज इक्वल टू, ये पॉइंट इस लाइन में लिखेंगे 2x माइनस वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर है -1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट। ऐसे हम निकालते थे डिस्टेंस किसी एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस जो होती थी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर लाइन ax प्लस बी वाई सी इजकल टू 0 है और अगर पॉइंट x1 कोमा y1 है, तो आप इसकी जो डिस्टेंस निकालते थे वो ऐसे निकालते थे ax1 by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। तो वैसे ही हमने इसे निकाल लिया है। लिस्ट डिस्टेंस पर पूछा है पॉइंट, तो इसे सॉल्व कर लें। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 और 1 5 1 अपॉन अंडर रूट 5। लिस्ट डिस्टेंस फॉर मैक्स, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो dh अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखते थे। तो dh अपॉन dx ये आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x अगर हम फाइंड करते हैं तो वो आएगा 1, x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। अब d2h dx स्क्वायर निकालें और ये आ जाएगा -2। तो ये नेगेटिव है, तो सो मैक्सिमम मिनिमम होगा यानी कि x एट x इजल टू 1, x इजल टू 1 पर मिनिमम है। अगर x पर 1 x 1 है तो ये भी 1 होगा। तो जो p पॉइंट आएगा वो आपका वो हो जाएगा 1,1। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 1 इजकल टू 0 टच द सर्किल x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये लाइन इस सर्किल को टच करती है। ये सर्किल x माइनस 1 y माइनस 2 यानी कि इसका जो सेंटर है 1,2 है। तो सर्किल जो कुछ है वो कुछ ये सर्किल है और इसका सेंटर 1,2 है और ये लाइन इसे टच करते हैं। मान लो यहाँ से टच करते हुए जाती है ये इसे इस पॉइंट पर। ये लाइन, ये जो लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो r का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर ये इस पर देखें ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, और यानी कि एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है, तो इसे आप निकाल सकते हैं। अगर इसे r हम माने तो r इज इक्वल टू, अभी थोड़ी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला बताया 1,2 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अंडर रूट। ये हम फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू 3 4 2 जा 8 8 और 3 11 10 10 अपॉन 5। तो ये कैंसिल हो गया आएगा 2। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा 2। तो सर्किल की रेडियस कितनी आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4 ऑन ए सर्किल कट द सर्किल एट द पॉइंट -1, -2। -1, -2 पर ये पॉइंट कट करता है। तो एक सर्किल है हमारे पास, हम इसे रफ फिगर समझ रहे हैं और सेंटर इसका -1, -2 है। नहीं, एट द कट द सर्किल एट द पॉइंट, सॉरी ये सेंटर नहीं है यहाँ पर, ये पॉइंट कहीं यहाँ है मान लो इस सर्किल पर -1, -2। द नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4 पर एक नॉर्मल है। इसका जो नॉर्मल है वो इसे कट करता है। ऐसे नॉर्मल जो होता है हमेशा किसी भी पॉइंट पर वो सेंटर से होके जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 3,4। अगर सेंटर ओ मान लें, ये पॉइंट ए हो,
ये बी हो तो ओ कैसे फाइंड करेंगे? तो ओ जो होगा 3+1 यानी कि 3 - 1 अपॉन 2 कॉमा 4 - 2 अपॉन 2, तो यानी कि ओ जो आ जाएगा 1,1। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है, इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सेंटर हमारे पास है, अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस जो निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ये क्योंकि ये 1,1 आ गया तो रेडियस होगा 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4+3 9 आर, तो आर इजकल टू √13। आर हमारे पास है, सेंटर है, तो अब हम इसका इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्किल x - 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर होता है, h के सेंटर होता है, तो x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर यानी कि 13। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2x आएगा और 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 यानी कि वाई स्क्वायर 2y और 1 और 1 2 इधर जाके 11, ये 11 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x 2y -11 इजकल टू 0, और -11 डी में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 154 का डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द इक्वेशन x + y का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट। देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे जब यहाँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0, कैंसिल विद दिस, तो 2x y इजकल टू 0 या xy इजकल टू 0, और ये जो xy इजकल टू 0 है ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि एक्सिस की लाइन है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, दो परस्पर लंबवत रेखाएं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ भी है, लेकिन इसका जो वो यूनिट होता है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन यहाँ जाएगा तो कूलम स्क्वायर और F अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है 157 इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज द फिगर। इस फिगर के बीच में आपको धारिता बतानी है, हमें इनमें तुल्य धारिता निकालनी है, तो यहाँ देखें 3/6 और 4/8 ये इक्वल है 1/2 के, तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये 3 और ये 6 हमारे सीरीज में होंगे और 4 और 8 भी सीरीज में होंगे, तो इनके लिए दोनों के लिए हम C1 मान लेते हैं, इन दोनों के लिए C2 मान लेते हैं, और अगर आप फॉर्मूला देखें 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c2, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 1/c, और यहाँ से अगर C लिखें तो C जो लिखा जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि दो के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों का ऐड, तो C1 जो निकलेगा हमारा इन दोनों के लिए 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 यानी कि 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैरड में है, और इन दोनों के लिए C2 माना था, तो C2 इज इक्वल टू 4 × 8 अपॉन 4 + 8 8 चौक 32 और 8 4 12, तो ये आ जाएगा, अगर इसे कैंसिल आउट करें 4 से 8/3 माइक्रो फैरड। जब C1 एंड C2 आर इन पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल के लिए जो कॉम्बिनेशन है C, टोटल जो होगा C1 प्लस C2 होगा 2 + 8/3 6 8 6 14/3 C, तो माइक्रोफैरड, तो इसका जो आंसर है 14/3 माइक्रोफैरड, तो ऑप्शन डी सही है इसका
14/3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं हम इसे। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध बताइए। घन का बताना है, हम जानते हैं रो R इजगल टू रो L/A। पूरा घन है। अगर मैं इस एरिया को L/L लिख लूँ तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो R जो बचेगा ρ/L बचेगा, और रो है हमारा 50 × 10⁻⁸ और L जो दिया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तो 50 × 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ पर ओम मीटर में था, यहाँ सेंटीमीटर, तो 50 से 50 2 तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ओम। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ इधर थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं यहीं पढ़ देता हूँ। इस संधि पर 5 चालक चित्रानुसार 5 चालक एक बिंदु x पर मिलते हैं। 5वें चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ बताना है। तो अभी आप देखो आती हुई धाराएं, इधर वाली आती हुई देख लेते हैं पहले। 5 + 4, ये 5 + 4 दूर जाती हुई 3 + 5, 3 + 5 ये 8 है, तो बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 इधर जाएगा, 1 एम्पियर। तो x से क्या होगा, दूर, x से दूर 1 एम्पियर, क्योंकि पास आती हुई धाराओं का योग दूर जाती हुई धाराओं के, यानी कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर कितना होगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि x से 1 एम्पियर की दूर की ओर, तो 1 एम्पियर अवे फ्रॉम x। तो ऑप्शन सी सही होगा। E = AT + BT²। तो उदासीन ताप क्या होगा, न्यूट्रल टेम्परेचर। इस इक्वेशन के लिए न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा, जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है उदासीन ताप के लिए, जो ई होता है, ई मैक्स 0 होता है उदासीन टेम्परेचर के लिए, यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए ई मैक्स, अगर ई मैक्स इजगल टू 0 है तो डी ई बटे डी टी इजगल टू 0। तो डी/dt AT यानी कि A + 2B, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2BT इजगल टू 0, और T यहाँ से निकल के आएगा -A/2B। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा -A/2B। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 161 रेखाओं x y इजगल टू 0 के मध्य कोण होगा। देखो x y जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशंस हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारा आया था 2xy इजगल टू 0 क्वेश्चन में। तो ये इनके बीच जो होगा एंगल होगा 90 डिग्री। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में 30 से लेकर 161 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो इससे आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।